नमस्कार। चलिए बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं सीटीपी पेपर 2 जो 20 दिसंबर 21 और 12 जनवरी 22 को हुआ था। तो 20 दिसंबर वाला है। 20 दिसंबर का जो है सीटीपी पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास एवं अधिगम के बारे में एल वाइगोस्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? कौन सा? दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, विकास और अधिगम, ये ना। तो दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, दोनों का संबंध निश्चल है, सीखना अक्सर अग्रगामी होता है, विकास अक्सर सीखने के अग्रिम होता है। देखिए, दोनों का संबंध अनुक्रमिक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन निश्चल है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे है, कह रहा है कि सीखना का अक्सर विकास के अग्रिम होता है। सीखना अक्सर जो होता है विकास के अग्रिम होता है। देखिए, आप गाड़ी चलाना सीख सकते हैं, ठीक है, आप पहले सीख लिए, हो सकता है कि आपका विकास जो है अभी गाड़ी चलाने की एज नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही आपने गाड़ी चलाना सीख लिया। तो विकास से पहले जो है सीखना अग्रिम होता है, तो यही सही होगा। विकास अक्सर सीखने से अग्रिम नहीं होता है, तो सबसे सटीक उत्तर यही होगा। इसका एक उदाहरण और समझ लीजिए। मान लीजिए छोटा बच्चा है, उसको गणित के सवाल लगाना सीख लिया, जबकि उसका विकास उसके एज के हिसाब से अभी नहीं हुआ है, अभी वो नहीं लगा सकता, लेकिन उसने प्रैक्टिस किया और जल्दी सीख लिया। तो इस तरीके से सीखना जो है विकास से अग्रिम होता है। विकासात्मक सिद्धांत वादी मानते हैं कि विकास की प्रक्रिया जीवन भर चलती है। बिल्कुल सही बात है। इस संदर्भ में की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? आनुवंशिकता है, वातावरण एवं अनुभव है, विशिष्ट प्रभावी क्षेत्र है और प्रतीकात्मक बुद्धि है। प्रतीकात्मकता तो बिल्कुल नहीं है। विशिष्ट प्रभाव क्षेत्रीय बुद्धि, ऐसा कुछ नहीं है। आनुवंशिकता है, लेकिन वातावरण एवं अनुभव ये सबसे ज्यादा है। ठीक। विकासात्मक प्रक्रिया में असातत्य के क्या मायने? विकासात्मक प्रक्रिया में असातत्य, डिसकंटिन्यूटी, विकासात्मक प्रक्रिया में डिसकंटिन्यूटी के क्या मायने हैं? विकासात्मक प्रक्रिया में डिसकंटिन्यूटी के मायने क्या है? क्या मायने हैं? मतलब कि विकासात्मक प्रक्रिया में डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब बन जाता है? विकासात्मक प्रक्रिया के दौरान उभरने वाले नए तरीके जो संसार को समझने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है। विकासात्मक प्रक्रिया में डिसकंटिन्यूटी के मायने यह है कि विकास की प्रक्रिया के दौरान जो उभरने वाले नए नए तरीके हैं, ठीक, जो संसार को समझने में मदद करते हैं। ठीक, तो इसलिए ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। विकासात्मक प्रक्रिया में डिसकंटिन्यूटी का नकारात्मक विच्छेद है, ऐसा नहीं है। अधोमुखी गिरावट है, ये हस्तक्षेप करता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी जो आती है विकास के दौरान, वो क्या करती है? नए नए तरीकों को समझने में मदद करती है, तभी तो नए नए प्रयोग होते हैं। नहीं तो हम एक तरह से सिर्फ चले जा रहे हैं, फिर नए नए प्रयोग कहाँ से आएंगे? तो जब प्रयोग होते हैं नए नए, तो उस टाइम पे डिसकंटिन्यूटी आती है थोड़ी देर के लिए। तो वही बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूटी क्या है विकास के मामले में। अगला क्वेश्चन देखिए, पालन पोषण की प्राधिकारिक शैली किस प्रकार आधारित है? बच्चों के बारे में खुद निर्णय लेना सही है। बच्चों के पक्ष को ना सुनना है तो बिल्कुल गलत है। बच्चे से एक अविवेकपूर्ण मांग करना बिल्कुल गलत है। जब संभव हो तब बच्चे के साथ साझेदारी में निर्णय लेना बिल्कुल सही बात है। खुद निर्णय लेंगे तो बच्चा क्या लेगा? ठीक। पांचवा, जिन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया में निम्नलिखित में किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है? अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण, जिन पियाजे के अनुसार
विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया। विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया अनुभव एवं सामाजिक संप्रेषण, समावेशन एवं समायोजन, परिपक्वता एवं अनुभव, सामाजिक प्रेक्षण एवं परिपक्वता। तो देखिए, इंक्लूजन एंड एकोमोडेशन यही होगा। क्यों? क्योंकि जिन पियाजे में पढ़ाया गया है और उसने बताया भी है कि क्या होगा, समावेशन क्या होता है और समायोजन क्या होता है। मैं पहले ही वीडियो में बताया था कि समावेशन और समायोजन में क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। एसिमिलेशन एंड एकोमोडेट करना। एकोमोडेट करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को ले आके वहां पे ला के रख देना, समायोजित कर देना। और एसिमिलेशन मतलब समावेशन मतलब होता है किसी चीज को लाके एकत्रित करना। एकोमोडेट करना मतलब किसी तरीके से यार यहाँ पे उसको एकोमोडेट कर दो, कहीं कोई जगह है वहां पे ले आके उसको एकोमोडेट कर दो, बोलते हैं लोग ना। मतलब क्या होता है कि एसिमिलेशन में जब कोई नई विचार है, नई विचार या नई विचार किसी के बारे में वो अपने माइंड में ले आके हम भर रहे हैं, ठीक है, माइंड में भर रहे हैं, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और अकोमोडेशन में होता है क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी विचारधारा है, इस विचारधारा में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी थोड़ा बदलाव हुआ, उस बदलाव को हम फिर इस विचारधारा के साथ मैच करके जो हमने नया परिपेक्ष बना, मतलब इसको किसी तरीके से हम उसमें रख रहे हैं। अब एक एग्जाम्पल के हिसाब से समझ सकते हैं कि किसी ने बताया कि चिड़िया, जो भी चीज उड़ती है वो चिड़िया है। बच्चे ने देखा चिड़िया उड़ रही थी, बोला हाँ ठीक है चिड़िया है। एक दिन बच्चे ने देखा जहाज उड़ रहा है, बोला ये चिड़िया है। फिर उसके मम्मी पापा ने बताया नहीं बेटा ये जहाज नहीं है, ये चिड़िया नहीं है, ये जहाज है। तो फिर अब वो किसी तरीके से फिर जो उसने नई नई चीजें सीखा था, अब उसमें फिर इसको क्या कर रहा है, एकोमोडेट कर रहा है, इस बात को भी एकोमोडेट कर रहा है। तो ये हो गया एकोमोडेशन, ठीक है। तो यही होता है पियाजे के अनुसार समावेशन और समायोजन। उसके बाद से अगला देखिए, एक 5 साल की बच्ची है, ठीक है, उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दिए। बच्ची उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वर्त। फिर उसने पत्थरों को बार बार गिना, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रम में लगाया फिर बार बार गिना। जिन पियाजे के अनुसार बच्ची ने उनसे किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है, क्या कर रही है, क्रमबद्धीकरण कर रही है, लगाया अलग अलग प्रकार से लगाया, एक छोटी लाइन, बड़ी लाइन, एक वर्त। क्रमबद्धता तो थोड़ी थोड़ी आ रही है, चलिए इसको देख लेते हैं। संक्रमण अनुमति नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सांकेतिक मापदंड ऐसा कुछ भी नहीं कर रही। संख्या का संरक्षण, हाँ देखिए उसने क्या किया, पत्थरों को बार बार गिना कि भाई पूरे हैं ना, तो संख्या का संरक्षण कर रही है। कह रहा है कि एल वाइगोस्की के अनुसार संख्यात्मक विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए किसकी मध्यस्थता आवश्यक है। बस वही है, संस्कृति किसकी होगी, संस्कृति सूचक होगी। संस्कृति क्या होगी आप बताइए, सांस्कृतिक औजार होगी, जो भी कल्चरल टूल होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। उसके बाद से एल वाइगोस्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्रफल, मतलब क्या, जेडपीडी को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है, प्रतिवर्ती सोच द्वारा, प्रतिपादिक अधिगम द्वारा, अनुकरण करके सीखना, सहयोगात्मक संवाद, सहयोगात्मक संवाद। एल वाइगोस्की नहीं, लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा सुझाई पथ परंपरागत नैतिकता के 5 स्तर की नैतिकता क्या अंकित करती है। 5वें स्तर की जो नैतिकता है वो क्या अंकित करती है, मानवता की भलाई हेतु अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना,
पांचवा पांचवा क्या है? पांचवा ये बताता है, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखिएगा। फिर से हम आपको याद दिला देते हैं। ये है दंड और आज्ञा। ये हो गया दंड आज्ञा। ये हो गया टिट फॉर टैट, मतलब आप मुझे दोगे तभी मैं ये काम करूंगा, आप मुझे पैसे दोगे तो ये काम करूंगा। ठीक, ये हो गया अच्छा बनना, एक कानून का फॉलो करना, एक कानून में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, पोस्ट ये होता है, पोस्ट परंपरागत होता है ना। तो ये पांचवा हो गया, सार्वभौमिक हो गया। तो ये हो गया पोस्ट कानून में बदलाव हो सकता है। तो मानव भलाई हेतु सामाजिक अनुबंधों को स्वतंत्र रूप से निभाना है, ये तो फोर्थ हो जाएगा। सामाजिक अनुबंधों से परे जाकर नैतिकता को स्वतंत्र रूप से अन्वेषित करना है, तो ये वाला हो जाएगा। ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना, ऐसे नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना जो आचार संहिता से परे हो। नैतिक नियमों को प्रतिपादित करना मतलब लागू करना जो आचार संहिता से परे हो, तो यही हो जाएगा ये वाला। ठीक है, एक अच्छा व्यक्ति, तो अच्छा वाला इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको ध्यान से देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। एक प्रगतिशील शिक्षिका को कक्षा में किस प्रकार का रवैया अपनाना चाहिए? समानुभूति तो छोड़ दीजिए, सब में है, इससे तो कुछ मतलब है नहीं। ठीक है, नियंत्रण एवं प्रवाह का, नियंत्रण एवं अनुशासन का, वास्तविकता एवं प्रवाह का, वास्तविकता एवं नियंत्रण का। तो देखिए आपको क्या लग रहा है, नियंत्रण सही है? नियंत्रण बिल्कुल गलत, हम उन पे नियंत्रण थोड़ी करेंगे, तो यही गलत हो गया। तो क्या हो गया, वास्तविकता एवं प्रवाह का। तो उत्तर हो जाएगा 10 का सी। देखिए कह रहा है कि बच्चों की आईक्यू का आईक्यू आकलन करने का इस्तेमाल करने का मुख्य सरोकार क्या है? प्राप्तांक में अस्थिरता, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, उसके बाद से अगला है परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, बच्चों को नामांकित करना। तो सारे तो सही लग रहे हैं। प्राप्तांक की अस्थिरता बिल्कुल सही है, परीक्षा में सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, परीक्षा का उत्पादक केंद्रित होना, प्रोडक्टिविटी होना चाहिए, बच्चों को नामांकित करना ये भी होना चाहिए। हो जाएगा, चारों सही है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार अंत वैयक्तिक बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति की क्या विशेषता है? ये मैं खुद ही कंफ्यूज होता हूँ, इसके लिए मैं हमेशा अंग्रेजी देखता हूँ। ये अंत वैयक्तिक मतलब क्या है? इंट्रा, इंट्रा माना खुद, तो खुद वाले में क्या है? निजी। सामाजिक में भली बात निपटना, दूसरों की भाषा के अर्थ को समझना, स्वयं की जटिल भावनाओं और शक्तियों की कमजोरी का ज्ञान करना। तो उत्तर हो जाएगा सी। 13th, जेंडर के संदर्भ में एक शिक्षिका को कक्षा में बच्चों के लिए प्रेरित करना चाहिए। किसके लिए प्रेरित करना चाहिए? जेंडर के संदर्भ में एक कक्षा में बच्चों को किसके लिए प्रेरित करना चाहिए शिक्षिका द्वारा? तो जेंडर बद्धता, जेंडर स्थिरता, सामाजिक तौर पर सक्रिय जेंडर भूमिका अपनाने को, जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलापन, इस पे बात करना चाहिए। जेंडर जो रूढ़िवादिता है उसमें लचीलापन, इस पे बात करना चाहिए। सीखने में विविधता रखने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षक को पढ़ाने के मानकीय स्तर को पहचानना चाहिए, मानकीय नहीं। सीखने में विविध गतिविधि रखने वाले भागीदारी के लिए सृजनात्मक तरीके खोजने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रातिनिधिक कक्षा योग्यता के आधार पर सामूहिकरण करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। निर्णयात्मक आकलन का प्रयोग, निर्माणात्मक आकलन का प्रयोग मुख्यतः किस लिए होता है? शिक्षकों को तार्किक
आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करना किया जाता है। शिक्षकों को तार्किक आधार पर परीक्षा पत्र तैयार करने के लिए किया जाता है। हाँ, सही है। शिक्षकों को बेहतर योजना बनाने एवं विद्यार्थियों को सहयोगात्मक और गैर मूल्यांकित प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जाता है। तो इससे ज्यादा तो ये सही हो गया। विद्यार्थियों को परीक्षा देने के बेहतर कौशल विकसित करने के लिए किया जाता है। अलग क्षमता वाले विद्यार्थियों की उपयुक्त रूप से पहचान करने के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ये तीनों सही हो रहा है, लेकिन ये ज्यादा सही हो रहा है, तो यही होगा, क्योंकि इसमें किसके विद्यार्थियों के बारे में भी बात किया गया है, इसलिए। बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? मल्टीकल्चरल एजुकेशन। ठीक, एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों की समांतर शिक्षा। हाँ, सही है। एक कक्षा में अलग अलग बच्चों की सम्यक शिक्षा, ये सही है। समांतर शिक्षा और सम्यक शिक्षा, सम्यक मतलब हो गया कि मिलाकर, और समांतर मतलब पैरेलल। एक कक्षा में अवसरों को अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना। स्कूल के खास अवसरों पर अलग अलग संस्कृति का नाच गाना प्रस्तुत करना बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य है। नहीं, यही होगा, ये सम्यक मिलाकर बहुसांस्कृतिक शिक्षा का उद्देश्य कि एक कक्षा में अलग अलग संस्कृति के बच्चों का साम्यक मतलब मिलाकर या मिला जुला शिक्षा, यही सही है। अलग अलग खंड बनाना है तो बिल्कुल गलत ही है। तो मेरे हिसाब से तीनों कर सकते ना। अगर इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, नहीं ठीक है, ऑप्शन में एक दिया, वंचित और पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को, जो भी बच्चे वंचित है या पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों, निम्न में से किसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? पूर्वाग्रहों का, अवरोही पाठ्य चर्चा का, ज्ञान की स्थानिक समझ का अभाव, स्थानीय संस्कृति एवं भाषा पर आधारित पाठ्य चर्चा। तो मेरे हिसाब से तो पूर्वाग्रहों का ये भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद से स्थानीय ज्ञान की संरचनाओं की समझ का अभाव, हाँ ये भी होता है। अवरोही पाठ्य चर्चा, आरोही होना चाहिए था, तो अवरोही पाठ्य चर्चा। ठीक, तो ये भी होगा। स्थानीय संस्कृति एवं भाषा आधारित पाठ्य चर्चा, ये तो फायदा करेगा, ये तो फायदा करेगा, तो यही तीनों हो जाएगा। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा? बी, यहीं पे है ना। कह रहा है सृजनात्मक सोच को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा दिया नहीं दिया, किसके द्वारा सृजनात्मक सोच को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? अभी सारी सोच से, ठीक है, अब सारी सोच से हमेशा बढ़ावा दिया जाता है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, एक गीत विषयक है कि गति विषयक होगा? अंग्रेजी देखते हैं। ए चाइल्ड विथ लोकोमोशन डिजेबिलिटी, एक गीत नहीं है, एक गति विषयक, गति विषयक अक्षम विद्यार्थी एक प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है। ठीक है, एक गति विषयक अक्षम विद्यार्थी प्राथमिक विद्यालय में दाखिला लेती है। निम्न कौन सी पद्धति इस स्कूल में समावेशन को सुसाध्य करने में सहायक नहीं है? विद्यालय की निचली मंजिल पर कक्षा को क्रियान्वित करने का प्रावधान, ये तो फायदा करेगा। सहकर्मियों की सहानुभूति की भावना, फायदा करेगा इसको। आधारभूत संरचनाओं में उपयुक्त बदलाव, फायदा करेगा। अक्षमता के प्रति सहानुभूति जताना, ये फायदा नहीं करेगा, उसको और डिमोटिवेट कर देगा। तो मतलब उत्तर यही सही हो जाएगा। नहीं लिखा है ना, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले सॉरी, एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले
विद्यार्थियों के संदर्भ में कौन सा रणनीति सुसाध्य नहीं है? एक सामान्य स्कूल में विशिष्ट अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए संदर्भ में कौन सा रणनीति सुसाध्य नहीं है? जहां मुमकिन हो वहां अधिगम को विशिष्ट छूट, पाठ्य चर्चा में विवेकी समायोजन, की गई त्रुटियों पर निरंतर नकारात्मक टिप्पणी। अगला देखिए, कह रहा है कि स्कूल में सफलता के पैमाने को विशिष्ट, स्कूल में सफलता का जो पैमाना है उसको विशिष्ट अकादमी उपलब्धि तक सीमित न रखकर व्यापक होना चाहिए। ऐसा किस प्रकार किया जा सकता है? अनुशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके, सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके जो शिक्षा का अहम अंग है, घर पर जाने वाली अतिरिक्त कक्षाओं के द्वारा, सिर्फ उन क्षेत्रों पर ध्यान कर जो जिसमें बच्ची कमजोर है। कौन सा सही होगा? जिसमें बच्ची कमजोर है, बताइए। तो इसमें अनुशिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करके, क्यों? उसी से शिक्षण प्राप्त करके होगा, ऐसा थोड़ी है। सामाजिक संवेगिक क्षमताओं का विकास करके, ये हो गया एल वाइगोस्की वाली बात, अहम होगा। ठीक, निम्न में से किससे एक विद्यार्थी की संरचनात्मक समझ की स्पष्टता की पुष्टि होती है? दी गई जानकारी को सही रूप में दोहराना, सही जानकारी लिखना, ऐसा कुछ नहीं है। दोहराना, रिपीटेशन करना, ये भी कोई जरूरी नहीं है। संरचना की परिभाषा को स्पष्ट रूप से याद रखना, सीखी गई संरचनाओं को निजी जीवन में आने वाली परिस्थितियों में लागू करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे बच्चों के प्रभावशाली समस्या समाधान, बच्चों के को प्रभावशाली समस्या समाधान समाधानकर्ता बनाने के लिए जरूरी है कि उन्हें निम्न में से किस प्रकार का मुहैया करवाया जाए? केवल पाठ्यपुस्तक, स्वतंत्र सोच द्वारा खोज करके, जब आवश्यक हो तो अतिरिक्त ट्यूशन, केवल श्रव्य, ऐसा नहीं है। अधिगम की प्रक्रिया के दौरान, मतलब लर्निंग की प्रक्रिया के दौरान बच्चे जो त्रुटियां करते हैं उसमें बच्चों की वर्तमान क्षमता और बुद्धिमत्ता का पता लगाया जा सकता है। उन्हें बिना तुरंत सुधार देना चाहिए कि ताकि दोहराया नहीं, ऐसा नहीं है। संज्ञानात्मक प्रक्रिया का सहज एवं स्वीकृति का हिस्सा समझना चाहिए। वह अधिगम प्रक्रिया का ध्यान हटाकर तुरंत कम कर देना चाहिए, सबसे ज्यादा सही है। पहला भी ठीक ठाक है लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका होती है? बच्चों के संवेगों की अधिगम में क्या भूमिका होती है? संवेग बच्चों को सीखने में बाधित करते हैं, इसलिए उन पर काबू रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभावशाली अधिगम के लिए संज्ञान को बच्चों के संवेगों से पृथक रखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। संवेग सीखने की प्रक्रिया को अर्थपूर्ण बनाते हैं और सीखने की प्रक्रिया में एकीकृत रूप से सम्मिलित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। गड़बड़ी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 26 देखिए, बच्चों को आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करने के लिए, आंतरिक रूप से अभिप्रेरित अधिगमकर्ता बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करना चाहिए? हौसला बढ़ाने के लिए इनाम देकर, दंड देकर, अधिगम की प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर, बिना किसी नकारात्मक दंड के, डर के बिना, प्रक्रिया के दौरान की गई त्रुटियों से सीखकर, बिना किसी नकार, जल्दी से पढ़ेंगे तो नकारात्मकता दिखेगा, तुरंत आप मार देंगे तो गलत हो जाएगा। शिक्षिका की खास उपलब्धि वाले विद्यार्थियों पे अलगाव नहीं चाहिए। कह रहा है कि निपुणता अनुमुखी विद्यार्थी, निपुणता अनुमुखी मतलब कैरेक्टरिस्टिक आर देयर मास्टर ओरिएंटेड लर्नर्स। तो निपुणता अनुमुखी विद्यार्थी के कौन से गुण होते हैं? देखिए, असफलता का न्यूनतम भय, क्षमता का वार्षिक दृष्टिकोण, सही लग रहा है।
अधिकतम है अटल दृष्टिकोण, ऐसा थोड़ी ना, अटल क्षमता का अतल, आर्थिक दृष्टिकोण और अटल दृष्टिकोण ये दोनों, असफलता का अत्यधिक व्यय, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब बताइए कौन सा हो जाएगा? अटल दृष्टिकोण हो जाएगा कि वार्षिक दृष्टिकोण हो जाएगा? अंग्रेजी में देखिए, पहला है इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ एबिलिटी और ये है इंक्रीमेंटल व्यू ऑफ इंटिटी व्यू ऑफ एबिलिटी। तो कौन सा होगा? तो अटल दृष्टिकोण मतलब क्या हो गया? उसको एकदम है तो ये ईगो आ गया, ठीक, और ये वार्षिक दृष्टिकोण है, सही हो जाएगा, ठीक। निम्न में से कौन सी प्रभावशाली समस्या समाधान के लिए में बाधक है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी प्रभावशाली समस्या समाधान में बाधक है? कौन सी प्रक्रिया प्रभावशाली समस्या में बाधक है? तो सही स्कीमा को क्रियाशील करना, प्रक्रिया और नम्यता, सही समस्या को पहचान करना, अन्वेषण रणनीति, समस्या समाधान की रणनीतियों का प्रयोग करना। तो प्रक्रिया और नम्यता मतलब कि क्या है? रिस्पॉन्स सेट, कौन सा होगा? रिस्पॉन्स सेट होगा या क्या होगा? तो रिस्पॉन्स सेट होगा, ठीक। अब 29 में आइए, 29 कह रहा है 29 कक्षा में विद्यार्थियों को पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के प्रेरित करने के कई परिणाम हो सकते हैं। आपके अनुसार निम्न में से कौन सा प्रभाव बच्चों के लिए हानिकारक है? इस कक्षा में विजेता व हारे विभेदीकरण, ये बहुत ज्यादा हानिकारक है। हाँ, ये हानिकारक है। कक्षा में विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है और चिंता का स्तर बढ़ जाता है, जो उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। बताइए, बाधित करता है, बिल्कुल सही बात है, बाधित तो करता ही है। अगर बाधित नहीं करता, विद्यार्थियों पर दबाव पड़ता है और चिंता का स्तर बढ़ जाता है, जो उनके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। सही बात है। एक कक्षा में तारक विद्यार्थी को चिन्हित करने के अलावा तारक विद्यार्थी को चिन्हित करने के लिए बढ़ावा मिलता है, जिनकी उपलब्धि पर स्कूल गर्व करता है। वह बिल्कुल गलत बात है। तो ये भी मतलब स्कूल गर्व करता है, तो ये भी गलत बात है। ये बाधित करता है, नहीं, ये बाधित थोड़ी करता है। तो एक तरह से देखें तो क्या है? ये भी विभेदीकरण, हारे हुए विद्यार्थियों को विभेदीकरण करना, ये गलत बात है। अभी देखिए, ऐसे समझिए, इसको तीनों को काट दीजिए। और ये हानिकारक के लिए सोचिए, एक कक्षा में विजेता एवं हारे हुए विद्यार्थियों को विभेदीकरण करेंगे तो ये हानिकारक है कि नहीं? ये हानिकारक है। एक कक्षा में दबाव पड़ता है, वह चिंता का स्तर बढ़ जाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास को बाधित करता है। ऐसा है क्या? तो ये हानिकारक है। हाँ, हानिकारक है। विद्यार्थियों को चिन्हित करने की उपलब्धियों पर स्कूल गर्व करता है, ये चीज हानिकारक है कि नहीं? हानिकारक है। विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धात्मक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किया जाता है, प्रतिस्पर्धिक बाजार केंद्रित अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किया जाता है। हाँ, तैयार किया जाता है। तो ये हानिकारक है? नहीं, ये हानिकारक नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। इसमें कौन सा हो जाएगा? 1, 2 और 3। कहाँ गए? 1, 2 और 3 तो दिख नहीं रहा है। और 4 व्यवस्था में ढलने के लिए तैयार है, ये भी आ जाएगा यार। प्रतिस्पर्धिक है ना, ये भी हानिकारक हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया किससे सुसाध्य होती है? निजी दर्शन शास्त्र दृष्टिकोण से विद्यार्थियों द्वारा शिक्षा के ज्ञान प्राप्त करना, संकलित आकलन के लिए पाठ्य चर्चा की मांग से, केवल विशेषज्ञों की राय से, शिक्षार्थियों द्वारा शिक्षिका से प्राप्त ज्ञान, ऐसा कुछ नहीं है। संकलित आकलन के लिए पाठ्य चर्चा की मांग, ऐसा नहीं। निजी दर्शन शास्त्र दृष्टिकोण से, बिल्कुल सही बात है।
तो इस तरीके से हमने टोटल 19 पेपर सेट लगा लिए CTP के। ये 20वां पेपर सेट है और इसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चन छोड़ूंगा जो आप लोग लगाएंगे, और अगर नहीं लगेगा तो कमेंट में आप लोग अपना उत्तर देंगे, फिर कमेंट में हम भी अपना फिर राइट उत्तर देंगे। चलिए, कह रहा है कि कौन सा उदाहरण विकास के समीप दूराभिमुखी, और इसको अधोगामी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, नियर टू फार भी बोलते हैं, अधोगामी बोलते हैं, समीप दूराभ भी बोलते हैं, बहुत सारा चीज बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि समीप से दूर की ओर विकसित। चलना सीखने से पहले दृश्य क्षमताओं का विकास होता है, ऐसा नहीं। बाहों का प्रभावी उपयोग जो होता है हाथों के उपयोग की क्षमता से पहले होता है। अब देखिए, बाह यहाँ से है और हाथ यहाँ पे है, ठीक है, तो सेंटर से बाहर की ओर, तो ये सही हो जाएगा। व्यक्तियों की उंगलियों की गति एकीकृत करना सीखने से पहले उंगलियों को पकड़ने में महारत हासिल या नहीं लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। शरीर की आकार तंत्रिका तंत्र की गति अलग अलग, शरीर के आकार तंत्रिका तंत्र में विकास के क्रम की गति अलग अलग होती है। बात तो सही है, लेकिन समीप दूराभिमुखी नहीं है, ठीक है, ये अलग है, स्वतंत्र है, तो उत्तर हो जाएगा 2। विकासात्मक परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन एक क्रमबद्ध और क्रमिक तरीके से होते हैं, सही बात है। शैशव में बहुत तेज गति से होते हैं और किशोरावस्था में वृद्धि नहीं होती, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमेशा रैखिक तरीके से चक्रीय ढंग से नहीं है, ऐसा नहीं है किशोर तक बढ़ते हैं फिर पीछे की ओर, ऐसा नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि बड़ा हो गया फिर उसको धीरे धीरे छोटा होने लगा। वातावरण एवं आनुवंशिक कारकों की परस्पर क्रिया किसके लिए जिम्मेदार है? केवल शारीरिक के लिए, संज्ञानात्मक के लिए, शारीरिक, संज्ञानात्मक और तीनों के लिए, तो तीनों के लिए। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा, सोशलाइजेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? मीडिया प्राथमिक संस्था है? नहीं, द्वितीयक है ना, हाँ द्वितीयक संस्था है। कह रहा है निम्न पियाजे के सिद्धांत, ये आप लगाए, पियाजे का सिद्धांत एक समय में किसी वस्तु की विशेषता पर ध्यान दे पाने वाले वृत्ति को क्या देता है? केंद्रीयता कहते हैं, सीधे चलिए, आत्म केंद्रीकरण नहीं कहते। कौन सा मिलान पियाजे के संज्ञानात्मक चरण को प्रभावित करने वाली विशेषता को सही ढंग से दर्शाता है? ठीक, देखिए, पूर्व संक्रियात्मकता में जीववाद आ जाता है, संवेदी में प्रतिकारात्मकता सोच नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं है, मूर्त में नहीं, ये अमूर्त में आती है। अमूर्त में क्या होता है, केंद्रीकरण जो होता है, केंद्रीकरण उसमें आ जाता है, संवेद पूर्व संक्रियात्मक में आ जाता है, ठीक है, तो उत्तर गलत हो जाएगा, पहला सही होगा। एल वाइगोस्की के अनुसार भौतिक उपकरण जैसे कि स्कीमा और नक्शे संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं? नहीं, नक्शे और कैलकुलेटर हमारे संज्ञानात्मक विकास की मदद को प्रभावित करते हैं। एल वाइगोस्की के विचार में निजी वाक, जो प्राइवेट टॉक है, महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य करता है, बिल्कुल करता है, बाधा डालता है, अहंकारी सोच संज्ञानात्मक कार्य नहीं करता, ऐसा नहीं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गतिशील कक्षा की विशेषता है? ठीक है, विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की उपलब्धता, ये तो है। गतिविधियों और कार्यों का प्रावधान है। डायरेक्ट निर्देशन, प्रत्यक्ष निर्देशन का पालन, गलत। रटना, गलत, तो पहला और दूसरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के चरणों का उनके अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सुमेलित है? अब अंतर्निहित देखिए, अंतर्निहित अंग्रेजी पढ़िए। Which of the following correctly matched pair कोहलबर्ग स्टेज with underlying principle, अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ सम्मिलित है? देखिए तो क्या है, सार्वभौमिक, ये तो सजा से बचाव, ये नहीं है। अच्छा लड़की लड़की, आदर्श पारस्परिकता, हाँ सही है।
कानून व्यवस्था एहसानों का आदान प्रदान, ऐसा नहीं है। एहसान तो तब दिखाएंगे ना जब सेकंड वाला, फर्स्ट में जो सेकंड है दूसरा चरण, ठीक है, पहले स्टेज का दूसरा चरण। सामाजिक अनुबंधन विन्यास, विवेक से स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांत, ठीक है। अब बताइए, आदर्श पारस्परिकता, अच्छा दिखाना और चुने हुए सिद्धांत, इन दोनों में से कौन सा सही है? ये दोनों में से ए होगा या ए होगा, आप बताइएगा कौन सही है, ठीक। ये बाद में मैं बताऊंगा, पहले दोनों आप बताइएगा, ये आप पे छोड़ रहा हूँ। बुद्धिमत्ता के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार बुद्धि क्या है? केवल नकल करने की क्षमता है, एक विशिष्ट एकाकी क्षमता है, और हाँ ये भी आपको बताना है, क्षमताओं का एक समूह है, एक विशिष्ट और सामान्य अवधारणा है, ठीक। इन दोनों में से आपको बताना है, ठीक। 2 क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों की गैर पारस्परिक जेंडर भूमिका पर चर्चा करनी चाहिए। शिक्षकों को महिलाओं और पुरुषों की गैर परस्परवादी जेंडर भूमिकाओं पर चर्चा करना चाहिए। तो जेंडर भूमिका के लचीलेपन को चुनौती मिले, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिले, ठीक। ऐसा करने से क्या होगा, जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती मिलेगी धीरे धीरे। कह रहा है, एक शिक्षिका को बच्चों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, वह सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए, गलत बात है। व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सहयोग को हतोत्साहित करना चाहिए नहीं। विविध विद्यार्थियों की कक्षा में सहयोग एक अत्यधिक अप्रभावी रणनीति है, गलत बात है, दोनों गलत हो गया। कह रहा है, मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सीखने के लिए मूल्यांकन सीखने सिखाने की प्रक्रिया के पहले और दौरान और बाद में होता है, ठीक है। मूल्यांकन, देखिए यहाँ पे लिखा है मानकीकृत उपकरणों का उपयोग, मूल्यांकन में मानकीकृत उपकरणों के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, बाकी सारा होना चाहिए। कह रहा है, निम्नलिखित कौन सा प्रश्न वैचारिक समझ और आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए, इस सोच को बढ़ावा देना है तो भारत सबसे बड़ा राज्य है, क्या है, एक फिक्स आंसर दे देगा, क्षेत्रफल कितना है फिक्स आंसर दे देगा, प्रकाश संश्लेषण क्या है फिक्स आंसर दे देगा, 2 ही 3 लाइन का एक। लेकिन यहाँ पे लिखा है समाज को समावेशी बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, तो कोई 4 लाइन लिखेगा, कोई 5 लाइन लिखेगा, कोई 10 लाइन लिखेगा, तो इसीलिए वैचारिक समझ को बढ़ावा देता है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, कह रहा है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए, इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है? लचीला पाठ्यक्रम, गम्य इमारतें, बिल्कुल, योग्यता आधारित विद्यार्थियों का पृथक्करण, प्रतियोगिता केंद्रित शिक्षा शास्त्र, पहला और दूसरा। 17 कह रहा है, दोहराव और व्यवहार, बार बार किया जाने वाला व्यवहार, तो दोहराव और बार बार किया मतलब स्वलीन है उसी में, ये होगा, ये नहीं होगा, ठीक। अब बताइए, स्वलीनता की अंग्रेजी क्या होती है? तो अटिज्म होती है। कह रहा है कि निम्न में लिखित में से कौन सा विकल्प उन विद्यार्थियों के समावेशन में मदद करेगा जिनकी ध्यान न्यूनता अक्रियाशीलता विकार है? ध्यान न्यूनता मतलब ध्यान नहीं दे रहे या ध्यान कम दे रहे हैं, तो कौन सा मदद करेगा, तो बताइए। कार्यों को छोटे और प्रबंधी भागों में तोड़ देना, बिल्कुल सही बात है, ये ध्यान देगा। जैसे मान लीजिए बहुत लंबी देर तक ध्यान नहीं दे पा रहा है, तो उनको छोटा 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 तोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए हमको मोबाइल नंबर याद कराना है और एक लड़का इतना बड़ा नंबर याद नहीं कर पाता है, तो बोलेंगे ठीक है बेटा, तुम पहले सिर्फ ये 3 पॉइंट याद कर लो, फिर बोलेंगे अच्छा ये तीनों और याद कर लो, फिर बोलेंगे अच्छा इसको भी याद कर लो, तो धीरे धीरे तीनों याद कर लेगा तो उसको पूरा मोबाइल नंबर याद हो जाएगा। तो ये वाला होता है ध्यान न्यूनता अति विकार शील विकार, क्या होता है, ADHD, अटेंशन
हाइपर एक्टिविटी अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। 19 कह रहा है कि उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं, शिक्षिका को क्या करना चाहिए। जो कमजोर वर्ग हैं, बच्चों की अधिगम क्षमता का उनके सामाजिक वर्ग के साथ सहसंबंध बनाना चाहिए। बिल्कुल कम उम्मीदों के साथ दाखिल करें, ऐसा नहीं है। आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करके, उनकी आर्थिक सामाजिक पृष्ठभूमि का करके उनको स्वीकार करना चाहिए। सहसंबंध। अब देखिए दोनों को सही लग रहा है, लेकिन इसका अंग्रेजी देखते हैं पहला का। कह रहा है कि कोरिलेट लर्निंग एबिलिटी विद सोशल, कोरिलेट करना चाहिए। अच्छा कोरिलेट करना चाहिए, नहीं कोरिलेट नहीं करना भाई, किसी के साथ में कंपैरिजन करना, कोरिलेट करना। अब जैसे बोल देना कि देखिए बच्चों की क्षमता का उनके सामाजिक वर्ग से साथ कोरिलेट कर देंगे तब तो बहुत गलत हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि देखिए ये जो गरीब बच्चे बैठे हैं, ठीक है, या फिर जो आपके घर में खाना वाना कम रहता है, या छोटे में ऐसे कपड़े गंदे कपड़े पहनते हो, तो उसके साथ में संबंध स्थापित करना, तो फिर वो बच्चों के अंदर हीन भावना आ जाएगी। तो उसका सही सबसे हो जाएगा उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का सम्मान करके उन्हें स्वीकार करना चाहिए। प्रभावी सांस्कृतिक संबंधी उदाहरणों का ही प्रयोग करना चाहिए, नहीं। तो उत्तर हो जाए तीसरा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों को समावेशन हेतु संयोजन का रणनीति का सही उत्तर है। गति संवेदी को सामग्री को जोर से पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। श्रवण कि मुख्य अंशों को चिन्हित करना, ऐसा है। जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको चार्ट देंगे कि व्यवस्थित कैसे करेगा। स्पर्श नहीं है। सामग्री को मौखिक सारांश के लिए पूछना, मौखिक सारांश के लिए पूछना। श्रवण गति संवेदी, सामग्री पर जोर से पकड़ना, वो पकड़ ही नहीं पाएगा, ये तो गलत ही करेगा। श्रवण पुस्तकों से मुख्य अंशों को चिन्हित करना, पुस्तकों या नोट से मुख्य अंशों को चिन्हित करना, चिन्हित कर सकता है। स्पष्ट सामग्री को मौखिक सारांश के लिए, सामग्री को मौखिक सारांश देने के लिए स्पर्शनीय पूछना। और श्रवण पुस्तकों और नोट से मुख्य अंशों को चिन्हित करना, जो पुस्तकें हैं या नोट्स हैं उससे मुख्य अंशों को चिन्हित करने के लिए करना। वह सामग्री के मौखिक सारांश के लिए पूछना, सामग्री जो है उसका स्पर्शनीय, तो देख ही नहीं पा रहा है, मौखिक सारांश कैसे देगा, स्पर्श ही नहीं कर पा रहा, स्पर्श कर मतलब देख नहीं पा रहा है, तो इसका उत्तर ही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा स्पर्श ही नहीं कर पा रहा है, जब उसको स्पर्श नहीं करेगा, स्पर्श नहीं है मतलब देख नहीं पा रहा है, सिंपल सी चीज समझ में आ रहा है। वो क्या कर रहा है, स्पर्श करके सीख रहा है, तो सामग्री को सारांश के लिए पूछेंगे तो गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कि अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करना। देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं, न कि चक्रीय तरीके से सीखते हैं। बताइए, एक रेखीय तरीके से सीखते हैं कि चक्रीय तरीके से सीखते हैं। तो बच्चे चक्रीय तरीके से सीखते हैं, चारों तरफ से सीखते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, समाज से भी सीखेंगे, परिवार से भी सीखेंगे, स्कूल से भी सीखेंगे। तो सिर्फ पहला ये सही है, दूसरा गलत है। 22 कर है एनईपी 2020 किससे को प्रभावित नहीं करती है। देखिए सीखना कैसे है, इसको प्रभावित करती है विषय वस्तु की बढ़ोतरी, विषय वस्तु में बढ़ोतरी इसको प्रभावित करती है कि नहीं करती है। हाँ,
किसको प्रभावित नहीं, प्रस्तावित, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा हूँ, इसको प्रस्तावित नहीं करती है, और विषय वस्तु में बढ़ोतरी इसको प्रस्तावित नहीं करती है। तो ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, मतलब पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा विकल्प सुसाध्य चिंतन को सुसाध्य नहीं करता है विद्यार्थी के? अधिगम के हस्तांतरण पर आधारित गतिविधियां, रटने की ओर लक्ष्य करना, समझने के बजाय रचना, इसको नहीं सुसाध्य करता है। कह रहा है कि सहयोगात्मक और सकारात्मक वातावरण की स्थापना विद्यालयों के अधिगम का एक अनिवार्य हिस्सा है। बिल्कुल सही बात है। अरे उबाऊ होगा नहीं, भयपूर्ण होगा नहीं, मैकेनिकल वाला होगा नहीं। ठीक, कह रहा है कॉन्सेप्ट की प्रस्तुति, जो कॉन्सेप्ट है उसकी प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए? कहीं भी संप्रत्यय लिखा हो तो उसको कॉन्सेप्ट पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट की प्रस्तुति का क्रम क्या होना चाहिए? आवेदन आधारित से समझ आधारित की ओर। हाँ, ये भी आपको बताना है, एक एक क्वेश्चन। आवेदन आधारित से समझ आधारित की ओर, या सरल से जटिल की ओर, क्या उच्च से क्रम की ओर, या अमूर्त से मूर्त की ओर? कौन सा सही होगा? मैं 3 क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, बाकी सब कर दे रहा हूँ। निम्न में से कौन सा प्रक्रिया के समस्या समाधान कौशल को सुसाध्य करता है? समरूपक चिंतन, कार्यात्मक स्थिरता, अनुक्रिया समुच्चय, उद्दीपन, अनुक्रिया संबंध। सारे कठिन लग रहे हैं तो इसमें देखिए, अंग्रेजी देखिए, एनालॉजिकल थिंकिंग पहला ही सही हो जाएगा। फिक्सडनेस गलत, रिस्पॉन्स सेट गलत, स्टिमुलस रिस्पॉन्स गलत। ठीक है, तो पहला हो जाएगा समरूपक चिंतन। ठीक, 27 कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर प्रतिक्रिया देने का कौन सा तरीका संरचनात्मक है? त्रुटियों पर प्रतिक्रिया देना है, व्यवहार को मिटाने के लिए दंड देना, गलत बात है। संकेत और इशारे देकर विद्यार्थियों को त्रुटियां खुद खोजने में मदद करना, सही बात है। कम अंक देना, गलत बात है। अनदेखा करना, गलत बात है। अनदेखा कर देंगे तो बच्चे और त्रुटि करते रहेंगे। कभी कभार सामाजिक अस्मिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों की असमानताएं की मान्यता पैदा कर देती है। इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों का प्रभाव करने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए? कहना चाहिए कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया है, गलत बात है। रूढ़िवादिता सच है, गलत बात है। इस बात पर बल देना कि अधिगम प्रयास पर प्रभावी रूप से निर्भर है, जितना ही प्रयास करेंगे उतना ही सीखेंगे। बारंबारता इनाम और सजा देना है, गलत बात है। सेकंड लास्ट, एक विद्यार्थी को परीक्षा में अंतिम स्थान आने पर बचने के लिए अध्ययन कर रहा है, उसे किस तरह का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए? तो उसे करना चाहिए परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। ठीक है, या प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुख प्रदर्शन, परिहार या प्रदर्शन। देखिए, अवॉइडेंस या अप्रोच, तो अवॉइड करना या अप्रोच करना, तो ये हो जाएगा अप्रोच, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। अब देखिए, ये कह रहा है प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया के लिए विद्यालय और समुदाय जीवन को किस तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए? प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया के लिए विद्यालय और सामुदायिक जीवन को किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, गलत बात है। विद्यालय और समुदाय जोड़ने से सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं, गलत बात है। दोनों गलत हो गया और गलत से। इस तरीके से हमने टोटल 20 पेपर सेट लगा लिए। अगर इन 20 पेपर सेटों को अगर आप दोहरा लेंगे 1-2 बार, तो आपका CTP 100% निकल जाएगा। जो अभी मैंने 3 क्वेश्चन दिया है, इसको कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या है, फिर हम बताएंगे कि इसका उत्तर किसका सही है, क्या गलत है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप लोगों से कहते हैं कि अगर आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।